हेलो एवरीवन, आप लोगों का स्वागत है मेरे एक और वीडियो में। आज का जो टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है बीपीएससी के लिए साइंस एंड टेक्नोलॉजी का सेट नंबर 3। और ये सेट नंबर 3 का पार्ट नंबर 1 है। सेट नंबर 3 का पार्ट नंबर 2 इसके बाद पब्लिश होगा और फिर हम सब सेट 4 की ओर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, इस बार 70 बीपीएससी पीटी में यूपीएससी लेवल पे एग्जाम लेने वाला है। यूपीएससी टाइप का क्वेश्चन रहेगा। तो यूपीएससी हमेशा साइंस एंड टेक्नोलॉजी से ज्यादा क्वेश्चन करती है, इसलिए मैं आपको साइंस एंड टेक्नोलॉजी करा रहा हूं और ये वीडियो कंटिन्यू रहेगा। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करेंगे। और इसका अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो ज्वाइन कर लीजिए टेलीग्राम चैनल, वहां पेड कोर्स में आपको पीडीएफ मिल जाएगा। 399 आपको पे करना है। 1 साल तक वैलिडिटी रहेगा आपकी पीडीएफ का, यानी 31 दिसंबर 2025 तक। ठीक है, चलिए पहले क्वेश्चन से शुरुआत करेंगे। ईंधन सेल क्या होता है? तो ईंधन सेल उसको बोलेंगे जिसमें विद्युत जो है रासायनिक प्रतिक्रिया के माध्यम से बिजली उत्पादन होता है। ठीक है, रासायनिक प्रतिक्रिया के माध्यम से बिजली उत्पादन करता है, उसी को ईंधन सेल बोलते हैं। जैसे हाइड्रोजन ईंधन सेल और माइक्रोबियल ईंधन सेल, ये दोनों याद रखेंगे। हाइड्रोजन ईंधन सेल और माइक्रोबियल ईंधन सेल क्या होता है मैं भी आपको समझाता हूं। सबसे पहले आते हैं हाइड्रोजन ईंधन सेल के बारे में बताइए। ठीक है, तो ये ईंधन सेल के ही 2 उदाहरण है, हाइड्रोजन ईंधन सेल और माइक्रोबियल ईंधन सेल। हाइड्रोजन ईंधन सेल जो है ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मध्य, यानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच रासायनिक प्रतिक्रिया के माध्यम से विद्युत का उत्पादन करता है। यानी इसमें 2 महत्वपूर्ण गैस है जिसमें हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है। इन दोनों के मध्य रासायनिक प्रतिक्रिया होता है और विद्युत का उत्पादन होता है। इसमें 3 महत्वपूर्ण घटक होते हैं, इसको याद रखेंगे। इसमें एक एनोड रहता है, एक कैथोड रहता है और एक इलेक्ट्रोलाइट झिल्ली शामिल होता है। यही तीनों विद्युत का उत्पादन करेगा। तीसरा क्वेश्चन देखिए, अब हाइड्रोजन जो है हाइड्रोजन ईंधन सेल कार्य कैसे करता है, कैसे काम करता है, तो इसको हम सब समझने का प्रयास करते हैं। एनोड पर हाइड्रोजन अणुओं इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन में विभाजित हो जाते हैं। उसके बाद क्या होता है तो आगे देखते हैं। तो इलेक्ट्रॉन बाहरी सर्किट के माध्यम से यात्रा करता है जिसमें विद्युत प्रवाह उत्पन्न होता है। प्रोटॉन क्या करता है, तो प्रोटॉन जो है वो जो इलेक्ट्रोलाइट झिल्ली होता है के माध्यम से कैथोड की ओर प्रभावित होता है, जहां वे ऑक्सीजन और इलेक्ट्रॉन के साथ मिलकर जल तथा उष्मा उत्पन्न करते हैं। तो ये इस प्रकार से काम करता है, जिसमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन 2 भाग में बढ़ जाता है। इलेक्ट्रॉन बाहरी सर्किट से जुड़ा होता है जहां पे विद्युत प्रवाह उत्पन्न होता है, और प्रोटॉन जो है वो इलेक्ट्रोलाइट झिल्ली के माध्यम से कैथोड की ओर प्रभावित हो जाता है, जहां वे ऑक्सीजन और इलेक्ट्रॉन के साथ मिलकर किसका निर्माण करते हैं, जल और उष्मा। और यही जल और उष्मा जो है आपका ऊर्जा प्रदान करता है, तो इसको याद रखना है। उसके बाद अगर आप बात करें हाइड्रोजन ईंधन के उपयोग की, तो चलिए उपयोग के बारे में हम सब बात करते हैं। तो कार और बस, ट्रक जैसे वाहनों में इसका उपयोग किया जाता है। लंबी दूरी के परिवहन के लिए इसका उपयोग किया जाता है। इवन आप अंतरिक्ष का जो मिसाइल वगैरह देखते हैं उसमें ईंधन के रूप में प्रयोग कर सकते हैं। ईंधन सेल आवासीय, वाणिज्य और औद्योगिक भवनों के लिए बिजली प्रदान कर सकता है, तो इसका उपयोग बहुत ज्यादा है। और भविष्य का ईंधन भी इसको कहा जाता है, ये भी आप याद रखिएगा। इसके अलावा इसका उपयोग पोर्टेबल पावर, जो लैपटॉप, मोबाइल फोन और रिमोट सेंसर जैसे उपकरणों के लिए ऊर्जा प्रदान करने में किया जाता है। गोदाम वाहनों में भी किया जाता है, जो बैटरी संचालित विकल्पों की तुलना में त्वरित ईंधन भरने और लंबे समय तक संचालन का समय प्रदान करता है। दूर दराज क्षेत्र में डिजिटल जनरेटर के स्थान पर हाइड्रोजन ईंधन सेल का उपयोग किया जाता है। और हाइड्रोजन सेल पवन और सौर जैसे नवीकरणीय स्रोतों से उत्पन्न अतिरिक्त ऊर्जा को भी संग्रहित कर लेता है। यानी यह हाइड्रोजन गैस है और ये पीरियोडिक टेबल में फर्स्ट नंबर पे आता है। सबसे हल्का गैस में से एक है और ये अंतरिक्ष जैसे मतलब ईंधन वगैरह में भी यूज हो जाता है, अंतरिक्ष मिसाइल वगैरह में भी। ठीक है, तो इसका उपयोग जरूर याद रखेंगे, ये किस प्रकार से काम करता है हम सब देखें। इस प्रकार के क्वेश्चन बीपीएससी पूछेगी। आगे बढ़ते हैं। हाइड्रोजन ईंधन सेल के बाद अब हम सब बात करते हैं माइक्रोबोलिक ईंधन सेल के बारे में। तो माइक्रो का मतलब वही सूक्ष्म हुआ और यहाँ पे बोलिक का मतलब है जीव। तो सूक्ष्म जीवों की क्रिया के माध्यम से रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलना होता है, यानी इसमें जीवाणु वगैरह का यूज होगा। तो इसमें उन जीवाणुओं की क्रिया के माध्यम से बिजली उत्पन्न करता है जो कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थ का ऑक्सीकरण कर सके, कुछ भी अपशिष्ट हो उसको सड़ा गला सके, तो वैसे जीवाणु का इसमें उपयोग किया जाता है। अगर 5वां बात करें क्वेश्चन की, तो माइक्रोबोलिक ईंधन सेल कैसे कार्य करता है। तो सबसे पहले बैक्टीरिया का उपयोग एनोड पर जैव उत्प्रेरक के रूप में किया जाता है। यह बैक्टीरिया कार्बनिक यौगिक का ऑक्सीकरण करता है और इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का उत्सर्जन करता है। ठीक है, किसका उत्सर्जन करता है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का। तो इसको याद रखना है। बैक्टीरिया क्या करता है, एनोड पर एक जैव उत्प्रेरक के रूप में काम करेगा। बैक्टीरिया कार्बनिक यौगिक का ऑक्सीकरण करता है जिससे कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का उत्सर्जन होता है।
इलेक्ट्रॉन बिजली उत्पन्न करने के लिए एक बाहरी सर्किट से जुड़ा होता है, जैसा हाइड्रोजन सेल में जुड़ा रहता था, जबकि प्रोटॉन कैथोड की ओर बढ़ता है और ऑक्सीजन के साथ मिलकर पानी का बनाता है। तो यहाँ पे पानी का निर्माण होता था, वहां पे उष्मा का निर्माण होता था। ठीक है, याद रखिएगा इसको, ये डिफिनेशन ही पूरा याद रखिए, ये सब क्वेश्चन आ सकता है। 6 नंबर है आपका माइक्रोबॉलिक ईंधन सेल का उपयोग बताइए। कहां पे हम सब उपयोग करते हैं? तो ये देखिए, माइक्रोबॉलिक का अर्थ समझ में आ गया, सूक्ष्म जीव द्वारा अपशिष्ट को सड़ा गलाकर कम कर देता है और उससे जो ऊर्जा प्राप्त होता है उसी का उपयोग हम सब बिजली बनाने में करते हैं। तो यानी यहाँ पे दो बात होगी, इसका उपयोग करके हम सब प्रदूषण को भी नियंत्रित कर सकते हैं, पानी में कितना प्रदूषण है उसका पता भी लगा सकते हैं। ठीक है, तो इस देखिए पहला नंबर, अपशिष्ट जल उपचार संयंत्रों में कार्बनिक प्रदूषण को कम करने के साथ ही बिजली पैदा करने के लिए किया जाता है। पानी में प्रदूषण या जैव रासायनिक ऑक्सीजन मांग का पता लगाने के लिए जैव सेंसर के रूप में किया जाता है। और रिमोट प्रोसेसिंग, रिमोट सेंसर और कम शक्ति वाले उपकरणों का बिजली देने के लिए भी किया जाता है इसका उपयोग। ठीक है, तो तीनों बात याद रखेंगे, इससे क्या होगा कि पर्यावरण का जो है वो नुकसान कम होगा। चलिए 7वां, लिथियम के बारे में आप सब जरूर जाने होंगे, तो लिथियम आयन बैटरी पर चर्चा करें। ये जितनी भी आप बैटरी देखते हैं जो कि चार्ज होता है, ठीक है, चार्जेबल बैटरी है, तो वो जो बैटरी कहलाता है वो लिथियम आयन बैटरी है। जैसे इन्वर्टर का बैटरी हो गया, आपका फोन का बैटरी हो गया, लैपटॉप्स का बैटरी हो गया, ठीक है, आईपैड का बैटरी हो गया, ये जितना भी है सब क्या है, सब है आपका लिथियम आयन बैटरी। तो लिथियम आयन बैटरी चार्जेबल बैटरी अपने उच्च ऊर्जा घनत्व, डिस्चार्ज होने में बहुत अधिक लंबा समय लेता है। क्या इन्वर्टर का बैटरी तुरंत डिस्चार्ज हो जाता है? नहीं होता है। फोन का बैटरी तुरंत डिस्चार्ज होता है? नहीं होता है, काफी समय लगता है। फोन का बैटरी तो इवन 2-2 दिन तक चल जाता है। ठीक है, बहुत लेट डिस्चार्ज होता है, उसी किसकी वजह से होता है? तो लिथियम आयन बैटरी है, इस वजह से होता है। विद्युत वाहनों तक में हर चीज में इसका उपयोग किया जाता है। अभी ई रिक्शा आप जानते हैं, उसमें बैटरी जो यूज होता है लिथियम आयन बैटरी यूज होता है, इसलिए वो रात भर चार्ज करता है और फिर 24 आवर्स में 12 घंटा चार्ज लगाता है या 8 घंटा चार्ज लगाता है और फिर दिन भर वो ई रिक्शा का यूज कर सकता है बिना किसी डिस्चार्ज के। तो लिथियम एक बहुत ही अच्छा सोर्स हो सकता है भविष्य में जो है ऊर्जा के रूप में। आगे बढ़ते हैं, लिथियम के बारे में समझते हैं। नेक्स्ट तथ्य समझते हैं हम सब। लिथियम आयन बैटरी के कुछ उदाहरण ऑलरेडी मैं बता चुका, मोबाइल का हो गया, लैपटॉप हो गया, इन्वर्टर का बैटरी हो गया। अब ये लिथियम आयन बैटरी के मूल सिद्धांत क्या है, इसमें क्या क्या रहता है? तो यह बैटरी चार्जिंग और डिस्चार्जिंग के दौरान एनोड और कैथोड के मध्य लिथियम आयन को हस्तांतरित करने के सिद्धांत पर कार्य करता है। एनोड और कैथोड के बीच लिथियम रहता है और उसी को हस्तांतरित बदलने के रूप में कार्य करता है। जैसे चार्जिंग के दौरान ये होता है कि लिथियम आयन कैथोड से एनोड की ओर जाता है, याद रखिएगा, कैथोड से एनोड की ओर जाता है और वहां जमा हो जाता है। जबकि डिस्चार्जिंग के दौरान यह आयन विद्युत ऊर्जा मुक्त करते हुए, विद्युत हम सबको प्रभावित करते हुए कैथोड की ओर वापस आता है। ठीक है, जैसे जैसे विद्युत निकलेगा वो वापस आते जाएगा कैथोड की ओर और बैटरी डिस्चार्ज हो जाएगा, फिर वापस से हम सबको विद्युत के थ्रू चार्ज करना पड़ेगा। तो इसी को बोलते हैं लिथियम आयन बैटरी का मूल सिद्धांत, कैसे ये वर्क करता है। अब बात करते हैं कि लिथियम आयन बैटरी के विभिन्न घटक क्या है। जैसे इसमें एनोड पाया जाता है, कैथोड पाया जाता है, ये किसका बना होता है? तो ये भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। साइंस एंड टेक्नोलॉजी थोड़ा सा डिफिकल्ट सब्जेक्ट है, इसलिए आराम आराम से समझेंगे। बीपीएससी पीटी में क्वेश्चन बनाना है तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी को 4 से 5 बार देखिए, इसको नोट डाउन कर लीजिए। पीडीएफ चाहते हैं तो पेड कोर्स ले लीजिए, वहां पे पीडीएफ मिल जाएगा, लेकिन इसको बार बार रिवीजन करिए। ठीक है, चलिए इसके घटक में सबसे पहले हम एनोड के ऊपर बात करते हैं। तो एनोड जो है बैटरी में ग्रेफाइट से बना होता है। ग्रेफाइट आप जानते हैं, पेंसिल का लुकनी देखे होंगे वो ग्रेफाइट है। कार्बन का एक अपरूप है ग्रेफाइट और हीरा। ठीक है, तो ग्रेफाइट हो गया। यह चार्जिंग प्रक्रिया के दौरान लिथियम आयन को संग्रहित करता है। ठीक है, लिथियम आयन को संग्रहित कौन करता है, जमा कौन करता है? ग्रेफाइट करता है। दूसरा इसमें मैं बात किया कैथोड, तो कैथोड किसका बना होता है? ये लिथियम धातु ऑक्साइड का बना होता है। डिस्चार्ज के दौरान जैसे जैसे ये डिस्चार्ज होगा वैसे वैसे ये बिजली मुक्त करेगा, विद्युत मुक्त करेगा। जैसे जैसे विद्युत मुक्त करते जाएगा कैथोड डिस्चार्ज होते जाएगा और कैथोड वापस किधर आते जाएगा? एनोड की ओर आते जाएगा और फिर ये आपका बैटरी डिस्चार्ज हो जाएगा। तीसरा एक मैं लिखा हूं इलेक्ट्रोलाइट, ये क्या होता है? तो लिथियम नमक का घोल एनोड और कैथोड के मध्य लिथियम आयनों की गति को सुविधाजनक बनाता है। जो एनोड और कैथोड के बीच में लिथियम दौड़ेगा उसको दौड़ाएगा कौन? इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, चौथा है विभाजक, ये क्या होता है? तो आयन हस्तांतरण की अनुमति देते हुए एनोड और कैथोड के मध्य भौतिक संपर्क को रोकता है। ठीक है, आयन ट्रांसफर होते रहता है। कौन सा आयन? लिथियम आयन ट्रांसफर होते रहता है। किसके बीच होते रहता है भाई? तो एनोड और कैथोड के बीच, लेकिन एनोड और कैथोड को चिपकने नहीं देता है, भौतिक संपर्क होने नहीं देता है, इसी को विभाजक बोला जाता है। तो याद रखना है।
10वां करंट अफेयर्स की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है, साइंस टेक्नोलॉजी की दृष्टि से तो है ही। भारत में लिथियम संसाधन पर प्रकाश डालें, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो भारत अब विश्व स्तर पर टॉप 10 देश की सूची में शामिल है लिथियम संसाधन के मामले में। हाल ही में लिथियम से संबंधित जम्मू कश्मीर में रियासी जिले में 5.9 मिलियन मेट्रिक टन लिथियम भंडार का अनुमान लगाया गया है, इसको याद रखिए। 11वां प्रश्न, सोडियम आयन बैटरी के बारे में आपको बताना है। तो यह बैटरी लिथियम आयन बैटरी के समान सिद्धांत पर कार्य करता है। यह भी चार्जिंग और डिस्चार्जिंग चक्र के दौरान सोडियम आयन कैथोड और एनोड के मध्य संचालन करता है। चार्जिंग और डिस्चार्जिंग के दौरान लिथियम जब था तो लिथियम आयन बैटरी में लिथियम संचालित हो रहा था, सोडियम आयन बैटरी में सोडियम संचालित होगा। ठीक है। 12 नंबर, सोडियम आयन बैटरी में एनोड और कैथोड किसका बना है? तो एनोड आमतौर पर इसमें कठोर कार्बन का बना होता है, जबकि आप याद कीजिए लिथियम में एनोड जो है वो किसका बना होता था? तो ग्रेफाइट का बना होता था। यहाँ पे किसका बना है? कठोर कार्बन का बना है। कैथोड किसका बना है? तो वहां पे आप याद कीजिए लिथियम में लिथियम धातु ऑक्साइड का बना होता था कैथोड, लेकिन यहाँ पे 2-3 चीज मिलकर बनता है, जिसमें अस्तरित ऑक्साइड, पॉली एनी यौनिक यौगिक और प्रसिया ब्लू एनालॉग शामिल है। ये तीनों याद रखेंगे, कैथोड बना होता है। एनोड कठोर कार्बन का, कैथोड ये विभिन्न अस्तरित ऑक्साइड, पॉली एनियोनिक यौगिक और प्रसिया ब्लू एनालॉग शामिल होता है इसमें। ठीक है। क्वेश्चन नंबर आते हैं 13वां प्रश्न, अपशिष्ट से विद्युत ऊर्जा कैसे प्राप्त होगा? ठीक है। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं। तो विभिन्न विधियों के माध्यम से अपशिष्ट पदार्थ को बिजली, ताप या ईंधन के रूप में परिवर्तित करते हैं। 14th है, अपशिष्ट विद्युत उत्पादन ऊर्जा उत्पादन करने में 2 महत्वपूर्ण पर्यावरणीय चुनौती का सामना करना पड़ता है। देखिए, पहला है प्राथमिक विधियों में भस्मीकरण, पायरोलिसिस और गैसीकरण जैसे तापीय प्रौद्योगिकी है। वहीं दूसरा है अवायवीय पाचन और किण्वन जैसे गैर तापीय प्रौद्योगिकी। ये 2 चुनौती है। अब ये सब क्या होता है, एक एक करके हम सब जानेंगे। सबसे पहले आते हैं भस्मीकरण में। इसमें क्या किया जाता है? तो उच्च तापमान पर अपशिष्ट पदार्थ जैसे कूड़ा करकट हो गया, प्लास्टिक वगैरह हो गया, इसको जलाने की प्रक्रिया है, जिसमें राख, फ्लू गैस और उष्मा उत्पन्न होता है, जिससे कि ऊर्जा उत्पादन होता है। जहां पे उष्मा उत्पन्न होगा वहां पे आपको ऊर्जा मिलेगा। ठीक है। ईंधन के रूप में आप कार्य कर सकते हैं। नेक्स्ट बढ़ते हैं 16वां प्रश्न, पायरोलिसिस क्या है? तो इसमें क्या होता है कि ऑक्सीजन अनुपस्थित रहता है, ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं होता है और उच्च तापमान पर कार्बनिक पदार्थ का थर्मल अपघटन करते हैं, जिससे राख, तरल, जैव तेल और सीन गैस का उत्पादन होता है। ये यूपीएससी 2019 में क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है। तो पायरोलिसिस में क्या होता है? ऑक्सीजन का अनुपस्थित रहता है और उच्च तापमान पर कार्बनिक पदार्थ का थर्मल अपघटन होता है, जिससे राख, तरल, जैव तेल और सीन गैस उत्पादन होता है। 17 नंबर है, गैसीकरण क्या है? अब इसमें क्या होगा? तो कार्बनिक या जीवाश्म आधारित सामग्री को ऑक्सीजन और भाप की नियंत्रित मात्रा के साथ उच्च तापमान पर प्रतिक्रिया करके सीन गैस में परिवर्तित करते हैं, जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोजन या कार्बन डाइऑक्साइड का मिश्रण बनता है। तो इसी को बोलते हैं गैसीकरण। तो ये भी एक ऊर्जा का अच्छा संसाधन है। 18 है, अवायवीय पवन क्या है? चलिए इसके बारे में जानते हैं। पवन मतलब हवा। चलिए, अवायवीय पाचन क्या है, आइए समझते हैं। ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में कार्बनिक अपशिष्ट को विघटित करती है, जिसमें बायोगैस मुख्य रूप से मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड का उत्पादन होता है। मीथेन का फॉर्मूला CH4 होता है। तो ये भी एक प्रकार का ईंधन है। CH4 मीथेन का यूज हम सब ताप वगैरह में कर सकते हैं, खाना बनाने में भी काम आता है मीथेन। और मीथेन गैस का उत्पादन धान के खेत में भी होता है। ठीक है। चलिए 19 नंबर आते हैं। एक टेक्निक है जिसको बोलते हैं पॉलीक्रैक टेक्निक। अब ये क्या होता है पॉलीक्रैक टेक्निक? इसको समझने का प्रयास करेंगे हम सब। तो इस तकनीक के तहत अपशिष्ट प्रबंधन में विभिन्न प्रकार के कचरे को ऊर्जा के उपयोग रूप में परिवर्तित करते हैं। ठीक है। पॉलीक्रैक प्रौद्योगिकी के मूल सिद्धांत के ऊपर हम सब बात करते हैं। यह प्रक्रिया प्लास्टिक, रबड़ और कार्बनिक कचरे सहित विभिन्न प्रकार के अपशिष्ट पदार्थों को हाइड्रोकार्बन, तरल, ईंधन, गैस, कार्बन तथा पानी में बदलने की अनुमति देता है। तो ये शानदार चीज है पॉलीक्रैक। देखिए, इस टेक्निक का उपयोग करके आप क्या कर सकते हैं? प्लास्टिक वगैरह से भी ऊर्जा उत्पादन कर सकते हैं। रबड़ हो गया, कार्बनिक कचरा हो गया, जो कि वेस्ट है, बहुत ज्यादा पर्यावरण के लिए नुकसान है, इसका हम सब यूज करके, इसका अपशिष्ट पदार्थ का यूज करके हाइड्रोकार्बन, तरल ईंधन, गैस हो गया, कार्बन हो गया और पानी में बदल सकते हैं इस टेक्निक के मदद से, जिसका नाम है पॉलीक्रैक प्रौद्योगिकी। डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है पॉलीक्रैक प्रौद्योगिकी के संबंध में विचार कीजिए और 3-4 स्टेटमेंट आपको दे देगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर होगा आपका 21, पॉलीक्रैक प्रौद्योगिकी के प्रक्रिया और संचालन पर प्रकाश डालें। तो इसमें 2 मुख्य रूप से होगा बात। पहला है बहुविध फीड स्टॉक का रूपांतरण। ये क्या होता है? यह तकनीक प्लास्टिक, रबड़ और
जैविक कचरे सहित विभिन्न प्रकार के अपशिष्ट पदार्थ को संसाधित करने में सक्षम है। ठीक है, उसको ऊर्जा के रूप में परिवर्तित करने में सक्षम है। दूसरा है आउटपुट उत्पादन। अब क्या होता है कि कचरे को कई मूल्यवान आउटपुट में परिवर्तित करते हैं, जैसे हाइड्रोकार्बन, तरल ईंधन, गैस, कार्बन और पानी। प्लास्टिक हो गया, रबड़ हो गया, जैविक कचरे हो गया, उसको अपशिष्ट पदार्थ को संसाधित करने में, ऊर्जा के रूप में बदलने में सक्षम जो है उसको बोलते हैं बहुविध फीड स्टॉक्स का रूपांतरण। ठीक है, और जब वो बदल देगा तो कुछ आउटपुट तो प्राप्त होगा। उस आउटपुट कचरे के बदले में क्या आउटपुट प्राप्त हो रहा है? तो हाइड्रोकार्बन, तरल ईंधन, गैस, कार्बन और पानी शामिल है। चलिए 22 पॉलीक्रैक प्रौद्योगिकी के पर्यावरण प्रभाव पर प्रकाश डालें। सबसे पहले लैंडफिल कचरे में कमी। जितना भी प्लास्टिक वगैरह है, अगर हम सब इस टेक्निक की मदद से इसको ऊर्जा में परिवर्तित करेंगे तो आप ही बताइए वहां से प्लास्टिक खत्म होगा कि नहीं होगा? तो कचरे को ऊर्जा में परिवर्तित करके कचरे की मात्रा को कम करना। ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में कमी। अपशिष्ट निपटान विधियों से यहाँ पे विधियों से कर लेंगे, विधियों की तुलना में ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन को कम करना होता है। तो ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन कम हो जाएगा इस टेक्निक की मदद से, और यह पर्यावरण के लिए बेहतर है। आइए पॉलीक्रैक प्रौद्योगिकी का आप सबका उपयोग बता देते हैं। ठीक है, इसका उपयोग एग्जाम में पूछेगा। तो इसका उपयोग मुख्य रूप से नगर पालिका, ठोस अपशिष्ट, प्लास्टिक अपशिष्ट और औद्योगिक अपशिष्ट सहित विभिन्न प्रकार के कचरे उत्पादन के लिए, उपचार के लिए किया जाता है। जितना भी यहाँ पे आप कचरा वेस्ट देखते हैं, उससे अगर हम सब इस टेक्निक का उपयोग कर ऊर्जा प्राप्त करेंगे तो एक तो अपशिष्ट प्रबंधन में भी कमी आएगा, मतलब मैनेजमेंट करने में आसानी होगी, उसमें आपका अपशिष्ट में कमी आएगा। और प्लास्टिक वगैरह का जब यूज करेंगे तो ये हाइड्रोकार्बन का बना होता है, तो धीरे धीरे प्लास्टिक में कमी आएगा और हम सबको बदले में ऊर्जा भी मिलता रहेगा। तो ईंधन उत्पादन करने में सक्षम है पॉलीक्रैक प्रौद्योगिकी। अपशिष्ट पदार्थ को हाइड्रोकार्बन ईंधन में परिवर्तित करता है और इससे हम सबको ऊर्जा प्राप्त होता है। तो इतना याद रखेंगे। ये वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इस वजह से इसका मैं 2 भाग में बांट दिया हूँ। ये पार्ट नंबर 1 है, थोड़ी देर में पार्ट नंबर 2 भी पब्लिश होगा, आप सब जरूर देखें। इसको अगर नोट डाउन कर सकते हैं तो नोट डाउन कर लें कॉपी में, या फिर अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो ज्वाइन कर लीजिएगा टेलीग्राम चैनल, लिंक होगा डिस्क्रिप्शन में। वहाँ पे पेड कोर्स में आपको पीडीएफ मिल जाएगा। 399 अगर आप पे करेंगे तो आपको 1 अक्टूबर 2024 से 31 दिसंबर 2025 तक, ठीक है, उसमें आपको 71st और 70 बीपीएससी का नोट्स मिल जाएगा, हैंड रिटन नोट्स। तो वो आप उसका उपयोग करके काम कर पाएंगे। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे और एक लाइक कर लेंगे। थैंक यू एंड थैंक यू सो मच।